हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों, हम अपनी फार्मा सिलेबस सीरीज का एपिसोड 3 लेके आए हैं, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे फार्मेसी एज अ करियर। इसके एपिसोड 1 में हमने देखा था, अपने फार्मा सिलेबस सीरीज के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में आया और किस तरह से ग्रो हुआ। फिर इसके हमने MCQ कवर किए थे 10, और आज हम देखेंगे अपने एपिसोड 3 में फार्मेसी एज अ करियर। तो क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम, ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह से ये फार्मेसी करियर एज एन अपॉर्चुनिटी बन सका बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप अपना फार्मा कोर्स में अभी आपने एडमिशन लिया तो किस तरह से कौन कौन से फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, तो इसके सारे ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। इसका स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, तो ये सारी चीजें हम आज की अपनी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें अपनी फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में कि क्या है ये फार्मेसी एज अ करियर, किस तरह का प्रोफेशन है, तो यहाँ स्लाइड पे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स दिख ही रहे हैं, वो आप आराम से पढ़ लेंगे। अपने नॉर्मल इंटरेक्शन में अगर हम बात करें तो देखिए, फार्मासिस्ट जो है, जो हम सब फार्मासिस्ट बनते हैं अपना इस तरह का डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करके, हमारा काम क्या होता है? हमारा काम क्या सिर्फ ये होता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्चा देते हैं उसको पढ़ना है और पेशेंट को दवाई दे देनी है? इतना काम नहीं होता है। फार्मासिस्ट जो है एज अ ब्रिज काम करता है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। एज अ ब्रिज उसका काम होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अच्छे से काउंसलिंग करना, कि किस तरह से उनको दवाइयाँ लेनी है, कितनी बार दवाइयाँ लेनी है, उनको उनके बारे में बताना। अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट या इंटरेक्शन दिख रहा है उसको, प्रिस्क्रिप्शन जो उसके पास आई है, तो डॉक्टर से दोबारा क्रॉस चेक करना, ताकि अगर हो सकता है कि डॉक्टर ने किसी वजह से कुछ गलत दवाइयाँ लिख दी हों तो क्रॉस चेक कर सकता है। तो ये जो हमारा पूरा ही फार्मेसी प्रोफेशन है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, जहाँ एक रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है पूरी कम्युनिटी को। तो ये है हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि देखिए इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी प्रोफेशन की, क्यों ये प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, पहले हमने देखा था ना अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में कि किस तरह से जो वैद्य और हकीम होते थे वो खुद ही दवाई बना के खुद ही पेशेंट्स को दे देते थे। तो ये ऐसा पूरा फार्मेसी प्रोफेशन इस्टेब्लिश होने के बाद ऐसा क्या हुआ, फार्मासिस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो काम है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। फार्मासिस्ट का होता है कि वो सेफली जो भी दवाई प्रिस्क्राइब की है वो पेशेंट को दे दें। मेडिकेशन एरर अगर किसी वजह से प्रिस्क्रिप्शन में उसको दिख रही है तो क्रॉस चेक करें डॉक्टर से। सपोर्ट डॉक्टर इन ट्रीटमेंट प्लान्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, देखिए उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट उनको भी एक सजेशन की, उनको भी एक तरह की डिस्कशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फार्मासिस्ट। फिर देखिए, इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ आउटकम्स, किस तरह से पेशेंट की हेल्थ को और इम्प्रूव किया जा सके, किस तरह से इफेक्टिव और ज़्यादा मेडिकेशन पेशेंट को दी जा सकती है। तो इस तरह की डिस्कशन भी ना फार्मासिस्ट डॉक्टर से कर सकते हैं और करते भी हैं, ताकि सब लोग जो जितना भी है मेडिकल प्रोफेशन है ना, वो साथ में ग्रो हो। एंड देन देखिए, एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये तो हम सभी को पता है कि फार्मासिस्ट कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, जहाँ सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, नर्सेज अपना रोल प्ले कर रही हैं, और फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ आप देखिए, बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो देखिए, फार्मासिस्ट जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के फार्मासिस्ट होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्लाइड पे आप देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये जितने भी लोग जो मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं, जितने भी फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर्स पे और रिटेल फार्मेसी स्टोर्स पे जो काम करते हैं ना, एज अ फार्मासिस्ट जो वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, उनको कहा जाता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी स्लाइड पे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में और इन पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको बोला जाता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आउट पेशेंट क्या होता है कि जहाँ पर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और फिर वो वहाँ से इन जो आउट पेशेंट फार्मेसी है जो हॉस्पिटल के अंदर ही है, वहाँ से दवाइयाँ लेके अपने घर चले गए। इन पेशेंट फार्मासिस्ट का काम होता है जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उस हॉस्पिटल में उनको प्रॉपर समय पे दवाइयाँ पहुँचाई जा सके, ऑर्डर्स को फिल किया जा सके, वो काम होता है इन पेशेंट फार्मासिस्ट का। तो ये आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर। फिर होते हैं देखिए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में काफ़ी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। अब होते हैं देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये हर हॉस्पिटल में 1 या 2 क्लिनिकल फार्मासिस्ट ज़रूर रहते हैं,
जिनका काम होता है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में एक फिर से एक लिंक प्रोवाइड करना, और जो इन पेशेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनकी ये काउंसलिंग करते रहते हैं। इवन आउट पेशेंट जो फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, उनको समय समय पर उनको अलग अलग जो रिसर्च आ रही है ड्रग की उसके बारे में बताते रहते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताते रहते हैं। और इनका काम होता है थेरेपी मॉनिटरिंग, मतलब मान लीजिए डॉक्टर ने कोई नई मेडिकेशन स्टार्ट की है उस हॉस्पिटल में, कोई नया ब्रांड आया है या कोई भी ऐसी नई चीज़ आई है, तो उसको मॉनिटर करना है कि वो पेशेंट जो जिनको वो डॉक्टर दे रहे हैं उन पे कारगर साबित हो रही है नहीं, कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा रही। तो ये होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम। फिर आते हैं देखिए रिसर्च फार्मासिस्ट, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो कि रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बात करें देखिए फार्मेसी एजुकेशन की, इंडिया में जो चलती है फार्मेसी एजुकेशन, तो सबको पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा कोर्स, बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा कोर्स जो कि 4 साल का होता है, डिप्लोमा 2 साल का होता है। डिप्लोमा के बाद अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो 3 साल आपको बैचलर्स करने होते हैं। फिर होता है फार्म डी कोर्स जो कि 5 साल का, टोटल 5 साल का होता है। फिर होते हैं एम फार्मा जो कि आप बैचलर्स के बाद करने के लिए एलिजिबल होते हैं, 2 साल का आपका कोर्स होता है। और पीएचडी इन फार्मेसी भी होती है जहाँ पर आप एज अ डॉक्टरेट रिसर्च एंड एकेडमिक वर्क में जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं फार्मा के जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबको ही पता है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट जो मेन सब्जेक्ट जिनमें आगे जाके ना जो स्पेशलिटी होती है, मास्टर्स भी लोग करते हैं, उनमें होते हैं देखिए फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिप्लोमा के हिसाब से अलग होते हैं और बैचलर्स के हिसाब से अलग होते हैं, एंड इवन मास्टर्स का फिर अपना एक अलग पूरा ही सिलेबस होता है। देखिए ये जो चीज़ है ना जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फार्मेसी प्रोफेशन में आते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और ये ना किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप एंटर करते हैं तो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि बहुत, अगर फार्मासिस्ट की बात करें, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना अपने कोर्स के दौरान, उनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में आपको अप्लाई करना पड़े उन दवाइयों के नाम, उन मेडिकेशंस की हिस्ट्री, साइड इफ़ेक्ट्स, ये ना थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप इसका इस्तेमाल कर पाएँ जब आपको इनकी ज़रूरत हो, इस नॉलेज की ज़रूरत हो। फिर होता है देखिए अटेंशन इन डिटेल्स, बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है। पेशेंट्स को जब आप दवाई दें, उनको अगर जितनी बार आप डोज, कितनी बार उनको 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, क्या चीज़ किस तरह से लेनी है, तो ये सब ना बहुत ही सावधानी से आपको पेशेंट्स को बताना है, नहीं तो उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप डील करें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे। फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दें। ये नहीं कि बस कोई पेशेंट आया आपके पास, आपने पर्चा लिया उससे प्रिस्क्रिप्शन का और दवाइयाँ रखी और उसको लौटा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको समझाना है पेशेंट्स को कि किस तरह से आपको मेडिकेशन लेनी है, कब लेनी है मेडिकेशन, कितनी बार लेनी है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ना, वो अपनी एक तरह की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए कि वो लोगों की लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस प्रोफेशन में एंटर करना चाहिए। फिर होता है देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगर किसी पेशेंट को किसी भी चीज़ में, दवाई में दिक्कत आ रही है कि उसको सूट नहीं कर रही है दवाई, या कुछ भी ऐसा है ना, अगर वो पर्चा लेके आ रहा है फार्मासिस्ट के पास, तो वो फार्मासिस्ट सीधे ऐसे नहीं बोलेगा कि हमें तो नहीं पता क्या करना है, पता नहीं, आप अपना देख लीजिए, आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। वो अच्छे से समझाएगा कि ये मेडिकेशन अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, दूसरी भी दवाइयाँ हैं, बट अगर अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर हम आपको आराम से ये दवाइयाँ दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। पेशेंट केयर माइंडसेट होना चाहिए, जो सारे पॉइंट्स में आपको डिस्कस किया है। फिर अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इस पे एक अलग से बिल्कुल मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है कि डिप्लोमा या बैचलर्स करने के बाद कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट में देखूँ तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में आप जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बेस पे इनमें आपको अपॉइंट किया जाता है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उस पर कि कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ
काम करने के लिए गवर्नमेंट ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें तो जॉब आप हमेशा आप कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, प्राइवेट्स के लिए आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं और फिर वहाँ पर आप सिलेक्ट होकर वहाँ जॉब कर सकते हैं। एकेडमिक्स एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं डिप्लोमा बैचलर्स कोर्स। अपना कोर्स ये क्लियर करने के बाद इंटरनेशनल हेल्थ केयर सेक्टर्स में आप जा सकते हैं, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं फार्मेसी में, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि नेशनल लेवल की भी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की भी होती हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज होती हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर फार्मासिस्ट जो हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, रेगुलेटरी अफेयर सेक्टर्स होते हैं और भी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ ना। अगर बात करें कि देखिए हायर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शन हैं अगर आप अपना फार्मा कोर्स करते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके बाद आप बैचलर्स कर सकते हैं। बैचलर्स के बाद अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर्स कर सकते हैं, यानी एम फार्मा, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होता है। 2 साल का आपका कोर्स होता है ये। फिर आप MBA कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, जो कि काफ़ी सारे बच्चे करते हैं और उसके बाद अच्छी अच्छी जॉब्स आपको इंडस्ट्रीज में मिल सकती हैं। फार्मा कोर्स करने के बाद अपना PhD कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। आप PhD करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले समय पे। और आप इवन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो ये सारे आपके हायर स्टडीज ऑप्शन होते हैं अपना ये फार्मेसी कोर्स करने के बाद। अब अगर देखिए बात करें जॉब रोल्स की कि कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं अपना ये फार्मेसी करने के बाद, तो जैसे डिप्लोमा की मैं बात करूं तो डिप्लोमा करने के बाद ना जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, मोस्टली फॉर्म्स में आप एलिजिबल होते हैं, मोस्टली जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप बैचलर्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्कोप आपका और एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ना ग्रेजुएशन मांगा जाता है फार्मेसी में। बाकी देखिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना बैचलर्स करने के बाद। MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप एलिजिबल होते हैं जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट अगर आपको जाना है इस कोर्स के लिए तो उसके लिए आपको PhD करनी पड़ती है, रिसर्च फील्ड में जाना होता है। उसके बाद जा सकते हैं आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, जो मैं बता रही थी अभी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल रिसर्च कोर्स होता है। उसके बाद आप इस तरह के क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसीज में आप आराम से काम कर सकते हैं, रिटेल फार्मेसी में आप आराम से काम कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की तरह भी आप काम कर सकते हैं अगर आपने QC का एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है अपना बैचलर्स के बाद। नाउ देखिए देखेंगे फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज़ की, जैसे US हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो यहाँ पर ना फार्मेसी प्रैक्टिसेस जो है ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची वाला सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा इन देशों में है ही नहीं। अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं और अगर फ्यूचर की बात करें तो और ज़्यादा ग्रो होगी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में आपने देखा था ना कि इंडिया जेनेरिक मेडिकेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया एक्सपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे इन तरह की मेडिकेशंस को। फार्मासिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इंडिया के फार्मासिस्ट की, तो आपको बाहर के देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। फिर AI और टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है फार्मा प्रोफेशन को। यही सारी चीज़ें देखिए, ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्यूचर में अगर देखा जाए फार्मासिस्ट की। अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से अपना डिप्लोमा मोस्टली अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है ना, तो बाहर के देशों में आप जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने होते हैं ना। अगर देखिए बात करें एडवांटेज की फार्मेसी एज अ करियर, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पेक्टेड और सटल प्रोफेशन है। अब इसके ऊपर सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, बट क्योंकि आप हेल्थ केयर फील्ड में है ना, तो ये फील्ड ऐसी है जो हमेशा ही ग्रो होगी। इसमें फील्ड में कभी भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होना रुक गई है, तो ये हमेशा ही चलने वाली फील्ड है जहाँ पर भी आप हैं। मल्टीपल कैरियर ऑप्शन है आपने देखा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फार्मासिस्ट ही बनना है, सिर्फ दवाइयाँ ही आपको डिस्पेंस करनी है। आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इंडिया में भी एज वेल एज अब्रॉड में भी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी ना, चैलेंजेस इन फार्मेसी, इससे बहुत सारे लोग अग्री
कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है हाई कॉम्पिटिशन। हर साल देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से कितने सारे बच्चे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन के निकलते हैं, तो कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए अलग जितने भी आप हॉस्पिटल के फॉर्म्स भरते हैं, सीट्स बहुत ही कम होती हैं, कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसमें से कुछ ही लोगों को जॉब्स मिल पाती हैं। हॉस्पिटल में भी कितनी वैकेंसी आ जाएंगी, आप किसी भी हॉस्पिटल में देखिए मैक्सिमम 2 से 3 फार्मासिस्ट होते हैं और उस हॉस्पिटल के लिए जब वैकेंसी निकलती है तो कितने हज़ारों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो हम सबको पता है। फिर इस फील्ड में ना आपको अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकेशंस के ब्रांड अलग अलग आते रहते हैं, जेनरिक मेडिकेशंस का बहुत ज़्यादा टाइम आ गया है, तो अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है समय के साथ साथ खुद को। फिर पेशेंट सेफ्टी की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। कोई भी दवाई अगर आपने गलत दे दी पेशेंट को तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आपके ऊपर भी बात आ सकती है। फिर तो पेशेंट सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रेशर होता है। तो देखिए कंक्लूड अगर हम करें अपने पूरे ही ये लेक्चर को, तो भैया यहाँ पर फार्मेसी अगर आपने ज्वाइन किया ना तो डीमोटिवेट होने की तो कोई बात है नहीं। देखिए आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि किस तरह से आपके पास बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन हैं। उसके बाद बहुत सारे आपके पास और भी ऑप्शन है ना, आप सीख सकते हैं लाइफ में, बहुत कुछ जान सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पहले से ही ये जैसे ही आप एडमिशन लेंगे ना वैसे आपको सोच लेना है कि भाई टाइम पास करने नहीं आए हैं हम यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं और कुछ ना कुछ सीख के ना कुछ अच्छा तो हम बन ही जाएंगे लाइफ में। कहीं भी जाएं, चाहे रिसर्च में जाएं, चाहे रिटेल फार्मेसी पे ही आप काम करें, तो आप इतने अच्छे फार्मासिस्ट बन सकते हैं ना कि सारे जो भी लोग आपसे लेने आ रहे हैं ना मेडिकेशन, उनको ट्रस्ट हो जाए कि भैया यहाँ पर तो सारी मेडिकेशन हमको सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी और ये बहुत अच्छे से ना गाइड भी करते हैं। तो आप एक तरह का आइडल साबित कर सकते हैं अपने आप को, आप आइडल हो सकते हैं किसी के। तो इसी तरह से जिस भी पर्सन को ना लोगों के साथ डील करना अच्छा लगता है, पेशेंट के साथ डील करना अच्छा लगता है, जिनको साइंस पसंद है, तो उनके लिए तो फार्मेसी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। कहीं से भी आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो ये था हमारा फार्मेसी एज अ करियर का पूरा ही लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में 10 MCQ इसी चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल पे आप आ जाइएगा, फिर इसी तरह से इंटरेक्टिव सेशन आपसे होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।